हुई उससे संबंधित 2-3 छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं, और जरूरी नहीं है कि वो सवाल हो। मैं समझता हूं कि सरोकार जो शब्द था उसमें चुनौतियां समाहित भी थी, उसको अलग करके दर्शाया गया। और विषय स्पष्ट करने के लिए लेखक की रचना धार्मिकता और सामाजिक बदलाव को इस रूप में देखा जाए कि क्या लेखक परिवर्तन का, सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता है, और अभिकर्ता है तो रचना धार्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में कितना गहन सह संबंध है, कोरिलेशन है, उसकी व्याख्या करने की कोशिश की गई। कई बार ऐसा लगता है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, लिखे जाओ, किसी पे कोई असर ही नहीं होता। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत थोड़ा सा लिखा और हंगामा बर्पा हो गया। कुछ तो है। सिर्फ मीडिया में या हमारे टीवी चैनल्स पे बैठे हुई बनावटी पेशकश ही सामाजिक बदलाव का माध्यम नहीं है, रचनाकार भी उसका माध्यम है। मैं ऐसा समझता हूँ, और बहुत गहरी शिद्दत का संबंध है ये सह संबंध, बहुत गहरा बदलाव हो सकता है। आपने बात की संवेदना ना होने के कारण, क्योंकि सामाजिक रूप में जो आप देखते हैं उसको आप सिर्फ प्रकट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आईना है, जिसको कहते हैं साहित्य समाज का आईना है, सिर्फ वहीं तक सीमित से बदलाव नहीं हो सकता। उसकी पीड़ा आपने व्यक्त की, आगे गई, उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, सामाजिक जो धारणा थी जिसको नैरेटिव आपने कहा, उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। नैरेटिव गढ़े गए एक ही रंग में, एक ही तरीके के। परिवर्तन तभी होगा जब संवेदना, यानी इस हिस्से का दर्द इस हिस्से को महसूस हो। वो महसूस अगर चाहे साहित्यकार करवा सकता है। चुनौतियां हैं, खतरे हैं, प्रतिपक्षी हैं। आप सच बोलेंगे तो अनुकूल सत्य तो सत्ता को स्वीकार है, प्रतिकूल सत्य किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं हुआ करता। उसके साथ जूझना ही है, उसके साथ आपको बहुत कुछ कुर्बानी भी देनी है। मनुष्यनाथ रेणु हथियार तक उठा लेते हैं नेपाल की क्रांति के लिए, या मेला आंचल प्रतिकृता लिखने के बावजूद भी जयप्रकाश नारायण के साथ जेल भुगतते हैं। तो इस हद तक आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। वहाँ कलम चुप हो जाती है तो हथियार भी उठाना पड़ता है। वहाँ आप चाहे उसको अर्बन नक्सली कह दें या नक्सली कह दें या कुछ भी कह दें, उसका उद्गातीकरण हमारे सुभाष चंद्र जी ने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद, यही कहना था। जो हमारे सामने पिछले लगभग एक दशक से परंपरा पेश की जा रही है, बुद्धिजीवियों पर, लेखकों पर, पत्रकारों पर, उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या एक तो हमारी समस्या ये रही है कि हमारा नौजवान जो है वो यहाँ से पलायन करने की परिस्थिति में है। दूसरा ये कि हमारे जो बाकी साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके सामने एक डर की जो परिस्थिति पैदा हो गई है। तो ये परिस्थिति जो है आम मानसिक तौर पर जो है चेतना में, जनसाधारण की चेतना में कितना गहरे तक उतर गई है, क्या इसका कोई समाधान है जो लेखक अपनी कृति से पेश कर सकता हो? धन्यवाद। मैं हरपाल, मेरा सवाल ये है कि आज के दौर के जो लेखक हैं, सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना पड़ेगा। आज के दौर को कौन से लेखक परिभाषित कर रहे हैं, और उस लेखन में क्या ये तत्व शामिल हैं या बदल गए हैं जो आज से 50 साल पहले बड़े बड़े लेखकों के यहाँ पे नाम लिए गए। असली मूल तत्व तो वहाँ पे है, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो आज कितना बदला है, किस रूप में वो मौजूद हैं, सारे के सारी समस्याएं और बदलाव के जो स्रोत हैं, क्या वो वैसे ही स्थूल रूप में शामिल हैं या उनका स्वरूप कुछ सूक्ष्म और बारीक और एक नई जो बात है जिसे हमें समझना पड़ेगा। शायद अभी तक हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि
ये थोड़ा सा ध्यान दिया। धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। मैं कमलेश चौधरी, मेरा गांव यहीं से 20 किलोमीटर है बबैन। और मेरा सवाल सुभाष जी से। सुभाष जी, आपने इतनी अच्छी बातें कही, लेकिन एक विषय मुझे लगता है फिसल गया आपसे, कि आज के दौर में लेखक का सामना पूंजीवाद से है, और वो हमारी मानवीय संवेदनाओं को, हमारे अंदर की मानवीयता को पूंजी ने इस तरह जकड़ लिया है कि हम जैसे कह रहे थे कि लाश देखकर दुखी नहीं होते, भूकंप, अरे तो रुक, ये चीज़ें, इस चीज़ साहित्यकार का सामना और समस्याएं बताइए आपने, विस्तार में नहीं जाऊंगी, ना जाने की जरूरत है, आप सब समझते हैं। लेकिन मेरा एक पार्टिकुलर सवाल ये है कि इस पूंजीवाद ने लेखक को हरा दिया, मुझे लगता है, क्योंकि मैं लेखक हूँ, लेखिका हूँ, और समाज से बिल्कुल ऐसी जगह रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों को जोड़ूँ अपने साथ, लेकिन कीर्तन में चले जाते हैं। 2 सवाल है मेरे कि लोग कीर्तन की ओर भागते हैं जहाँ उनको बुद्धू बनाया जाता है, और जो उनके लिए लड़ता है, उनके लिए सोचता है, उसकी बात को वो एक तरफ कर देते हैं। ये बात। और दूसरा सवाल मेरा, पूंजीवाद से हमारा सामना है, उसका मुकाबला कैसे करें, कौन सा रास्ता है जो हमें इस चीज़ से मुक्ति दिला करके हमें एक समाज को बदलने में हमारी सहायता कर सकता है। ये मेरे 2 सवाल हैं। मेरा नाम अनुपम शर्मा है, मैं अम्बाला से हूँ। अभी सर ने बोला कि साहित्यकार दुनिया को बदलते हैं, तो मेरा सवाल यही है कि साहित्यकार खुद कितना बदले हैं? वो जो लिखते हैं क्या वो उस पर अटल रहते हैं? तो दुनिया तो तब बदलेगी, पहले तो वो खुद तो बदले। धन्यवाद साथियों, कि चर्चा आगे बढ़ रही है और इसमें कोई जवाब जैसा ना समझें कि मैं सोचता हूँ इस बारे में, सिर्फ मैं वो बता दूँ कि बनमाली जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि एक लेखक अपने आप को जब बदलाव के अधिकर्ता के तौर पे देखता है, चेंज करता के तौर पे देखता है, तो वो अपने उसका मूल्यांकन करे, उनका कोई सवाल नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ। जो पीछे हमारे साथी गुरुदेव सिंह देव जी ने अम्बाला से जो आए हैं बात की है कि जो शासन सत्ता का डर है वो आम चेतना में कितना बैठ गया है, और लेखक उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करें, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, ये बात यदि आप ऐसा मानते हैं कि पिछले शासन काल में जिस तरीके की, मतलब इसको आप 10 साल मत जोड़िए, इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन फोकस करना चाहते हैं वो सही। तो जिस तरह की चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने, खासतौर पर जैसे मैंने पूरा जिक्र इसी बात पे किया कि जो भी सरकार या शासन सत्ता के खिलाफ जो भी बौद्धिक प्रतिक्रिया है, जो भी सच्चाई बताने वाले जितने भी उपकरण है, लेखक उसमें से एक है, साहित्य उसमें से एक है, उन सबके ऊपर खतरा है। और उस सबको ध्यान में रखते हुए ही आपने देखा होगा कि एक बार बहुत सारे लेखकों ने अवार्ड वापसी भी किया था कि जिसके अंदर लेखकों की जान सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे शासन सत्ता को वो जलाने के लिए था कि भाई इस बात को सोचा। और जो डर है, जो आप कह रहे हैं कि देखिए, डर से मनुष्य का वास्ता बहुत पुराना है। जब से मनुष्य बना है अभी से डर नाम की जो चीज है वो उसके साथ वो जिंदा रहा है। डर को उसने हमेशा ही उसके साथ से है। जब से मनुष्य पैदा हुआ अंधेरे से डरता है, जानवरों से डरता है, वगैरह वगैरह। तो शासन सत्ताओं से भी डरता है, हिंसा से भी डरता है। और वो डर बिठाने की जो पूरी पॉलिटिक्स है, सिर्फ वो फिजिकल वायलेंस में नहीं है, वो डर ऐसे भी होता है कि यदि तुम कम रह गए तो कल ये तुम्हारे ऊपर ऐसे ही कर देंगे। ये जो डर की जो पॉलिटिक्स है, मतलब ये काफी ज्यादा सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रही है। वो जो डर का जो वैचारिक पक्ष है उसको भी आप देखें कि जो लोगों को डराया जा रहा है उसके पीछे, हर चीज के पीछे डर है, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। और देखिए कि भी हमारे जो लोग हैं वो डरते हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं एक बात जो मुझे जो लगता है, उसके बाद भी लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना बंद नहीं किया। हजारों की संख्या में, यदि आप पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं, उसी के अंदर यदि आप एक आंदोलन देखें जिसको किसान आंदोलन कहते हैं, ऐसा पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं हुआ कि एक साल तक इतने किसान लगातार अहिंसक तौर पे
बैठे रहे। ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि सरकारें खुद ही अपनी सड़कें उखाड़ रही हैं। लोग तो देखे थे पटरियां उखाड़ते हुए, सड़कें खोदते हुए, लेकिन सरकार खुद ही सड़कें उखाड़ रही है। या जो दूसरे आंदोलन भी, चाहे वो एक आंदोलन याद है जो काफी पहले शायद 17 में था, 2 अप्रैल को, जो अनुसूचित जातियों की प्रमोशन का सवाल था। उसमें जो पूरे देश के अंदर उसमें कोई नेता भी नहीं था। और जो दूसरे और आंदोलन में जो माइनॉरिटीज के उसमें आंदोलन हुए, दिल्ली के अंदर लोग बैठे रहे, और जगह जगह आप देखेंगे आशा वर्कर, ये वर्कर, जगह जगह लोग आंदोलन कर रहे। तो मैं ये नहीं मानता कि लोग डर गए, उनको डराया जा रहा है। ये बात सही है कि आप कोई भी अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया या विचार, जो कि क्योंकि विचार हमेशा पॉलिटिकली होते हैं, कोई ऐसा विचार नहीं है जिसकी आप पॉलिटिक्स निकाल के फिर प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा कोई विचार बना नहीं। कुछ ना कुछ उसमें पोजीशन होती है, तो वो उसके ऊपर खतरा है, सही बात है। लेकिन ये भी सही है कि आंदोलन भी इतने बड़े हुए हैं यहाँ पे, और लोग डर जाएंगे ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है 200 साल तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है, और वो अंग्रेजी शासन सत्ता वो थी जिसका सूरज कहते हैं छिपता नहीं था, और उसके पास मिलिट्री पावर भी थी, और लोगों के पास सिर्फ वो संख्या थी। उससे लड़ते हुए मतलब हर चौराहे पे यहाँ एक शहीद की मूर्ति लगी हुई है, और लोग अपने अपने लोकल जो शहीदों को हैं, जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनको निकाल के डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे देश में जिसकी एक साम्राज्यवाद के खिलाफ या गुलामी के खिलाफ लड़ने की इतनी परंपराएं मौजूद हों, वो डर नहीं सकते। आप यदि देखेंगे कि लोग जो पहले बोलते नहीं थे, हमारे बहुत बड़े लेखक हुए तुलसीदास, जिनका जिक्र आ रहा है यहाँ का, उन्होंने एक चीज का वर्णन किया, उसका नाम है कलयुग। और कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता उन्होंने ये बताई कि जब स्त्रियां और शूद्र वर्ण सामने बोलने लगे तो समझो कलयुग आ गया। समझ रहे? कलयुग की पहचान ये है हमारे महाकवि की नजर में। और आप देख लीजिए कि कितना कलयुग फैला हुआ है। अब वो चीज नहीं है कि अन्याय होगा और लोग जो है वो शांति से बैठ जाएंगे, समझाने से बैठ जाएंगे, समझौते से। इसी हरियाणा के अंदर पिछले 20 साल से दलित उत्पीड़न के इतने केस हुए, और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये इसी टाइम में हो रहे हैं। तो लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, ज्यादा चेतनशील हो रहे हैं, और ज्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी और सब चीजें भी आ रही है, पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी वो लोग गेन कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे इसमें कोई, देखो, क्योंकि हमारे सामने ऐसा हो रहा है, तो शायद हमें लगता है कि सबसे बड़ा वक्त है, सबसे मुश्किल है। हिस्ट्री में नादिर शाह का नाम सुना होगा, हिस्ट्री में चंगेज खान का नाम सुना होगा कि क्या हुआ होगा, इतिहास में इससे बड़े बड़े जुल्म हुए, लेकिन हम आजाद हैं ना आज। लेकिन हम एक नागरिक के तौर पे जी रहे हैं ना। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि डर जो है ये एंड है। इसके बीच में से ही मैं तो आशा देखता हूँ जितना ज़्यादा हुआ। और साहित्यकार कैसे कर सकते हैं, देखिए, डर की जो स्टोरीज है वो बहुत आ रही है। साहित्यकारों को थोड़ा सा इन आंदोलनों की स्टोरियों को भी सेलिब्रेट करो। ये जो हमारे हीरो है, जो आंदोलनों को लड़ रहे हैं, झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, छोटे छोटे जगह पे जो भी जिस भी किस्म में अन्याय उत्पीड़न है, उसकी जननी एक ही होती है, क्योंकि सभी अन्याय मिलकर एक बड़ी अन्याय की व्यवस्था को स्थापित करते हैं। तो ये जो लड़ने वाले लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, ऐसे चरित्रों का निर्माण करना। देखिए, राम नाम का जो हीरो है रामायण में, वो क्यों पॉपुलर हुआ, क्यों सबने दिल में बिठाया हुआ, उसके पीछे सोच यही है ना कि यार उसने खलनायक को मारा, उससे निजात दिलाई, वगैरह वगैरह, कहीं पे भी। तो आप भी, सबके पास अपने राम हैं, हर मोहल्ले के अंदर एक हीरो है जो बुराई से लड़ रहा है, शासन सत्ता के खिलाफ लड़ रहा है। वो तो दो शासन सत्ताओं के बीच में और वैल्यूज को झगड़ा है। यहाँ
ऐसे लोग हैं जो हीरो हैं हमारे, छोटे छोटे गली में बैठे हुए हैं। हमें स्टोरी ढूंढने के लिए अलग से थैला उठा के जाने की जरूरत थोड़ी है, कहीं हमारे पास ही गली में है। तो इसलिए लेखक ये कर सकते हैं कि इस संघर्ष को भी सेलिब्रेट करें। अभी क्या समस्या क्या आती है दलित लेखकों की तरफ से, क्या दिक्कत आती है? जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं, प्रेमचंद बहुत महान साहित्यकार हैं, सही है, मैं उनका बहुत ही फैन हूँ, जीवन की आलोचना सब ऐसे बोलते हैं, लेकिन उनके साहित्य में दलित कैसे आता है? वो ना हाथ जोड़ के आता है, ऐसे हमेशा हाथ ही जुड़ा रहता है उसमें कोई आक्रोश नहीं। हो सकता है ये प्रेमचंद के समय की सच्चाई हो कि दलित हाथ जोड़ के ही खड़ा हो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। दलित उसके हाथ में, वो आप उसको कुछ बोलोगे तो वो आपको जवाब देगा। तो यदि हमारे दिमाग में बदलाव का बना नहीं है, जो बदला उसको हम चिन्हित नहीं करते, सेलिब्रेट नहीं करते, और अपने संस्कारों से ही लिखे जा रहे हैं कि ऐसा होता था, तो फिर हम उसकी मदद नहीं कर सकते। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बदलाव की प्रक्रिया में जो चीजें बन रही हैं, उसको लेखक अपने साहित्य में स्थान दे, वो फिर स्थापित होता है। देखो एक आइडिया की ऐड आती थी सर, वो क्या ऐड आती थी? बात करने से ही बात बनती है। जो आप साहित्य में लिखोगे वही आगे चलेगा। अभी जो स्टोरी लिख रहे हैं भ्रूण हत्या के खिलाफ हरियाणा में जितने लेखकों ने जो काम किया, उसका नतीजा निकलेगा। खाप पंचायतों के खिलाफ जितने लेखकों ने लिखा, कोई खाप का जिक्र सुनता है? क्या क्या नहीं हम बोलते थे 100 साल 10 साल पहले, तालिबान नहीं है और कुछ है, ऐसी ऐसी चीजें, खाप का विशेषांक निकाला हमने, लेकिन अब वो कहाँ है? तो इसलिए ये जो काम है हमारा काम ना ऐसे ही होता है कि हम डालते हैं और फिर वो प्रोसेस होती है चीज, समाज एक कदम आगे बढ़ जाता है। तो अगला जो सवाल है हरपाल जी ने जो पूछा है कि आज के दौर में लेखक कौन प्रभावित कर रहे हैं और बदलाव की कोई नहीं। देखिए मैं ये मानता हूँ आज के दौर में कोई रोल मॉडल है नहीं कि हम किसी लेखक को ढूंढने जा रहे हैं कि ये हैं जिनको हम फॉलो करें, ये हैं जो हमारा नेतृत्व करेंगे। मैं इसमें नहीं भरोसा करता कि किन्हीं लेखकों को ढूंढो फिर हम उनको पीछे पीछे चलेंगे, उनसे सीखेंगे, आदर्श बनाएंगे उनका। मैं ऐसा नहीं मानता। कि देखिए जो बनवाली जी ने कहा ना कि हम हर लेखक चेंज का वो है, चेंज इंपॉर्टेंट है, जो सकारात्मक चेंज है, मानवीय चेंज है, उसमें जो लेखक लगे हुए हैं वो सारे उसी दिशा में जा रहे हैं। कौन लेखक एजेंडा तय करेंगे लेखकों का, वो वक्त गया, वो जमाना जा चुका है। वो महान जो इलीट और कुलीन तंत्र की बात कर रहे हैं आप, कि जो कि भाई एक छोटी सी कोठरी होगी, वो बताएगी, वो गाइडलाइन देगी, वो फरमान जारी करेगी, वो जमाना बीत चुका है। साहित्य सार्वजनिक हो चुका है। हर साहित्यकार एक प्रकाशक भी है, हर साहित्यकार एक लेखक भी है, हर साहित्यकार सब है। तो उसको उससे जोड़ने की जरूरत है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो जैसे मैडम ने कहा कि भाई पूंजीवाद से कैसे पीछा छूटे। देखिए पूंजीवाद ना एक जगह नहीं बैठा हुआ कमलेश जी वो पूंजीवाद इन सारी बातों में शामिल है, वो आपके कीर्तन में भी शामिल है। आप सोचते हो कि कीर्तन अलग चीज है और पूंजीवाद अलग है, नहीं। पूंजीवाद ने हमारी किस ट्रेडिशन को अपनाया कि पूंजीवाद हमारी रैशनल वैल्यूज को उठा सकता था, इंडिया में साइंस को उठा सकता था, लेकिन उसने हमारी मिथकीयता को उठाया, उसने उस झूठ को उठाया, उसने उस कर्मकांड को उठाया। तो पूंजीवाद सब जगह है। पूंजीवाद को ऐसे आप चिन्हित नहीं कर सकते कि ये रहा पूंजीवाद ना, वो सारी जगह हमारी चेतना के अंदर बैठ गया है। उसको चिन्हित करके जैसे औरतें डेरे नहीं मारे कर दी टोटो के जुए, वो ऐसे कुछ है वो हमारे सिर में, ऐसे चिन्हित करके उसको किल करना। तो पूंजीवाद कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप बता सके कि ये रहा जी, पकड़ लो इसने पिट्टो, नहीं, वो हमारी सोच में शामिल हो गया है उसका वो। और जो कहा कि साहित्यकार कितना बदलते हैं, देखिए ये जो सवाल है ना ये बार बार उठता है कि भाई पहले आप बदलो, फिर रोल मॉडल बनो, फिर दूसरे फॉलो करें। ये जो मॉडल है ना सोचने का, ये जो तरीका है, देखिए हर एक आदमी बदल रहा होता है, उसके बदलने की दिशा और तेजी, गति, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई लेखक वैसा नहीं है जो 20 साल पहले था, और यदि आज वैसा ही है
तो वो खत्म हो चुका है। उसको कोई नहीं पूछेगा। कबीर को 600 साल पहले वाले को क्यों पूछते हैं, गुरु नानक को क्यों पूछते हैं, गुरु गोविंद सिंह को क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो आज की वैल्यू से जुड़े हुए थे। आज जिस स्ट्रगल से हम जूझ रहे हैं कि शासन सत्ताओं का जो अत्याचार था तत्काल में, वो इसलिए हमारे सामने है रोल मॉडल। जो अपने समय में इररिलेवेंट हो गया, बदल नहीं रहा, उस पर क्यों आप टक्कर मार रहे? बचेगा क्या? हमारा संघर्ष उसके साथ है। हमारा लेखक मंच को उस पे काम करने की जरूरत है जो अपने आप को बदल रहा है और इस बदलाव की प्रक्रिया में शामिल है। जो बदल नहीं रहा, बैठा हुआ है, वो पत्थर है, वो आउटडेटेड है, वो टांड पे टिकेगा, धरोहर का हिस्सा बनेगा। उस पे एनर्जी लगाने की, उसको बदलने की मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष जरूरत है। जो लेखक खुद को अपने औजारों को तीखा नहीं कर रहा है, बस लेखक उसको बोलते हैं क्योंकि अक्सर छपते हैं उसके नाम से, उसके किताब पे नाम लिखा हुआ, अन्यथा वो लेखक नहीं है। उसकी लेखन में क्रिएशन कहाँ से आती है किसी राइटर की? ये क्वेश्चन आएगा जैसे ही लेखक बोलेंगे हम उसको। सिर्फ किताब पे मेरा नाम छपने से मैं लेखक नहीं हो जाता। वो ठीक है, मेरा शौक है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है साहित्यकारों की सभा में बैठना, उसके लिए मैं वो सब प्रयास करता हूँ। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता, थोड़ा कड़वी कहिए कोई नहीं, लेकिन